उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रपति ने एलजी को बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। दिल्ली में एक बार फिर सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सरकार गठन को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत का दौर चला, जिसमें दिल्ली में सरकार गठन को लेकर मंथन किया गया। मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात करके सरकार गठन की संभावनाएं तलाशेंगे। उपराज्यपाल के इस बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। उसने इससे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश बताया। क्या मकसद है एलजी साहब का? कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट लेने के काम आएगा एलजी साहब का स्टेटमेंट कि भाई अभी कुछ दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। कांग्रेस ने उपराज्यपाल के दलों से मिलकर बातचीत करने के फैसले को गैर जरूरी करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब किसी के पास बहुमत की गुंजाइश ही नहीं है तो राज्यपाल मिलकर क्या करेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायकों वाली बीजेपी चाहे तो फिलहाल अल्पमत की सरकार बना सकती है। 23 दिसंबर को दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं। इसलिए बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी प्लस के पास सबसे ज्यादा 29 विधायक हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत है। 3 अन्य अगर बीजेपी का साथ दें तो भी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उपचुनाव में बीजेपी तीनों सीटें जीत जाती है तो उसके पास कुल मिलाकर 32 विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 अन्य के सहयोग से सरकार बनाई जा सकती है। दिल्ली विधानसभा हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उपचुनाव में बीजेपी तीनों सीटें जीत जाती है तो उसके पास कुल मिलाकर 32 विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 अन्य के सहयोग से सरकार बनाई जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में अभी बीजेपी और अकाली दल मिलाकर 29 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के 27, 1 बिन्नी, 8 कांग्रेस, 1 निर्दलीय और 1 जेडीयू का विधायक है। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना समर्थन देगी या नहीं, इस सस्पेंस पर से आज पर्दा उठ सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन को लेकर शिवसेना की तरफ से आज कोई बड़ा बयान सामने आ सकता है। इससे पहले बुधवार को हुई पार्टी की बैठक इस मसले पर कोई फैसला नहीं ले पाई। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार तक इंतजार करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण 31 अक्टूबर को होगा। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस समारोह के लिए आलीशान मंच तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड के जाने माने सेट डिजाइनर नितिन देसाई इस मंच को तैयार कर रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में फडणवीस की ताजपोशी में करीब 35,000 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें 5,000 वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हैं। फडणवीस की ताजपोशी में चुनिंदा खिलाड़ियों को भी न्योता भेजा गया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, धनराज पिल्लई और रंजन नेगी समेत कई खिलाड़ियों को बुलाया गया है। भारत बीजेपी के नए अध्यक्ष कोल्हापुर से पार्टी के विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत पाटिल होंगे। सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो सुप्रीम कोर्ट में जमा 627 विदेशी खाता धारकों के नामों में से कोई भी नेता या बड़ा उद्योगपति नहीं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी लिखा है कि इससे बहुत बड़ी रकम की रिकवरी नहीं हो पाएगी। अखबार की माने तो ज्यादातर खातों में महज 5 से 10 करोड़ रुपए ही जमा है। वहीं काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी के चेयरमैन के मुताबिक कोर्ट में जमा सूची में कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वाले 627 खाता धारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सीलबंद लिफाफे में लिस्ट कोर्ट को सौंपी। सरकार ने खाता धारकों की लिस्ट के साथ इन लोगों के खिलाफ अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी खातों की जांच के लिए एसआईटी को 31 मार्च 2015 तक की डेडलाइन दी है। 30 नवंबर तक एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भरोसा दिलाया कि सीलबंद लिफाफे को गोपनीय रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी हमारा अंग है, हमें उस पर भरोसा है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही खाता धारकों के नामों वाले सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं।
सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि खातों की पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह लिस्ट जिनेवा के HSBC बैंक ने दी थी, जिसे हमें फ्रांस सरकार ने जुलाई 2011 में मुहैया कराई थी। इस लिस्ट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी और बाकी एनआरआई हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि लिस्ट में जितने भी एनआरआई हैं वो इनकम टैक्स कानून के दायरे से बाहर हैं। इस मामले में उनकी जांच नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने 3 खाता धारकों का खुलासा किया था, जिनके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं काले धन के मसले पर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को स्वच्छ करने से पहले पीएम को अपनी कैबिनेट को साफ करना चाहिए। बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए पीएम ने आज एक खास बैठक बुलाई है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम ने 31 अक्टूबर को होने वाली पटेल जयंती के कार्यक्रम को लेकर भी बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का 139वां जन्मदिन है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। लोगों को एकता की शपथ दिलाने की अपील भी की गई है। नायडू ने चिट्ठी में लिखा है कि सभी सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक एकता दौड़ का आयोजन करें। इसके लिए छात्रों, युवाओं और अन्य लोगों को साथ लेने को कहा गया है। 31 अक्टूबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और अभी तक इस दिन को उन्हीं की याद में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस रवायत को बदलने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने हैं। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच हुई अहम बैठक के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। हवारा की बैठक में अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में वापसी पर चर्चा हुई। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई। अमर सिंह समेत 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 नवंबर को राज्यसभा की कुल 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 1 सीट उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के डीआईजी के शाही ठाट की तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में डीआईजी शकील बेग सोफे पर बैठकर एक शख्स से जूते पहनवा रहे हैं। इस तस्वीर पर पोस्ट पर डीआईजी के बेटे ने लिखा है कि मेरे पिता ने 15 साल पहले अपने हाथ से जूते पहने थे। दूसरी तस्वीर में डीआईजी जब अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें एक शख्स छतरी उड़ाया हुआ है, वो भी तब जब न तेज धूप है और न ही बारिश। एक तस्वीर के साथ पोस्ट में उनके बेटे ने लिखा है कि जब मेरे पिता निकलते हैं तो उनके लिए सड़कें खाली करवा दी जाती हैं। 2G मामले की जांच कर रहे विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को बतौर आरोपी समन भेजा है। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर यह समन भेजा गया है। महिला से रेप के मामले में फंसे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बेटी की शादी को देखते हुए उन्हें जमानत दी गई है। गंगा की सफाई पर केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण रोकने में सरकार नाकाम रही। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। काले हिरण शिकार केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को झटका देते हुए उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। रसोई गैस डीलरों का कमीशन बढ़ाए जाने के बाद सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 3 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली में 14 किलो सिलेंडर वाला गैस वाला एलपीजी सिलेंडर 414 की जगह 417 में मिलेगा। डीलरों का कमीशन बढ़ने से गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। अब ऐसे सिलेंडर की कीमत 880 रुपए से बढ़कर 883 रुपए 50 पैसे हो गई। कानपुर के चंदेरी इलाके में आयरलैंड के रहने वाले एक शख्स का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। मृतक का नाम आईवान है और इसकी उम्र करीब 53 साल बताई जा रही है। आईवान का पासपोर्ट मिलने से उसकी पहचान हो पाई। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की गई। घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा कोई नहीं था। बदमाशों ने दोनों के हाथ पैर बांध दिए और बाथरूम में बंद कर लूटपाट की। दिल्ली के नजदीक कौशाम्बी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक कर्मी से 11,80,000 रुपए लूट लिए। बैंक कर्मी जैसे ही बैंक से बाहर निकला, बाइक पर सवार बदमाशों ने उसे धक्का दिया और पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।
यूपी के बिजनौर में घर में घुसकर एक महिला से तमंचे की नोक पर गैंगरेप किया गया। पुलिस की वर्दी में आए 7 बदमाशों ने घर में लूटपाट की। इस दौरान 2 बदमाशों ने महिला से गैंगरेप किया। बिहार के नालंदा में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के चौकीदार के बेटे और उसके भतीजे पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। गाजियाबाद के आशादी फाउंडेशन नाम के होम शेल्टर से 20 से ज्यादा बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हैं। पुलिस अब होम शेल्टर पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं होम शेल्टर की दलील है कि बच्चे खिड़की और दरवाजा तोड़कर भाग गए। लखनऊ में ऑटो से हुई टक्कर में बाइक पर बैठे 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। टक्कर लगते ही बच्चा नीचे गिर गया और सामने से आ रहे एक और ऑटो ने यासीन को रौंद दिया। खून से लथपथ यासीन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बाराबंकी में एक बेकाबू इनोवा कार खाई में गिर पड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में कुल 7 लोग सवार थे। ये लोग हापुड़ के रहने वाले थे और बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने आए थे। राजस्थान के पाली में एक केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। टैंक में जहरीली गैस बनी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सभी शवों को टैंक से बाहर निकाल लिया गया। यूपी के चंदौली में बड़ा रेल हादसा टल गया। घटना मुगलसराय स्टेशन की है, जहां रेल की टूटी पटरी पर से विक्रमशिला एक्सप्रेस गुजर गई। हालांकि ट्रेन को कुछ नहीं हुआ। टूटी पटरी की जानकारी जब रेलवे को लगी, तब जाकर उसकी मरम्मत की गई। यूपी के अमरोहा में एक मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले ट्रैक्टर में सवार थे। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर चालक बच गया। ट्रैक्टर ड्राइवर के मुताबिक पुलिस की अवैध वसूली की वजह से हादसा हुआ। यूपी के मथुरा में एक यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में घुस गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। जिस वक्त यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में दाखिल हुई, उस वक्त मार्केट में काफी भीड़ थी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस में सवार सभी यात्री फतेहपुर से वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया। बाइक सवार अमेरिकी नागरिक ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही आज आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। नदियों और घाटों पर आज व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। पटना में सुबह से ही गंगा के घाटों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। दिल्ली में भी छठ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। यमुना के घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। लखनऊ में भी सुबह से ही नदी किनारे भक्तों का तांता लगा रहा। पटना, दिल्ली, लखनऊ के अलावा महाराष्ट्र में भी छठ की छठा देख। यमुना के घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। लखनऊ में भी सुबह से ही नदी किनारे भक्तों का तांता लगा रहा। पटना, दिल्ली, लखनऊ के अलावा महाराष्ट्र में भी छठ की छठा देखने को मिली। छठ पर्व साल में 2 बार आता है। कार्तिक छठ के समापन के बाद अब अगली बार चैती छठ का आगमन होगा। दिल्ली के विकासपुरी में छठ के मौके पर हुए कार्यक्रम में हंगामा मच गया। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। हंगामे की वजह से करीब 7 से 8 लोगों को चोट लग गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की। देहरादून के सीजीएम कोर्ट में हत्या के आरोपी की पेशी के दौरान जमकर बवाल हुआ। पीड़ित परिवार के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वालों की मौजूदगी में सारा हंगामा हुआ। बीते दिनों देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में इस शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी मामले में सीजीएम कोर्ट में आरोपी की पेशी थी। इसी दौरान पीड़ित परिवार के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गुजरात के जामनगर में भी नीलोफर तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। गुजरात के पोरबंदर में नीलोफर तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही हैं। हरियाणा के गोहाना में हुई करोड़ों के बैंक रॉबरी के मामले में पुलिस ने ब्रांच के जीएम और एजीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित ग्राहकों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया।
उधर रॉबरी के तीसरे दिन भी पीड़ित ग्राहकों का धरना जारी रहा। धरने में स्थानीय विधायक, नेता और कई लोग शामिल हुए। रॉबरी के बाद से बैंक में कामकाज ठप है। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस की 8 टीमें जांच में जुटी हैं। अभिनेत्री सना खान और उनके कथित पति इस्माइल कादर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर एक लड़की को धमकाने का आरोप है। इन्हें शक था कि इस लड़की ने इनकी शादी की खबर मीडिया को बताई थी। नागपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस रैकेट के बारे में कई दिनों से शिकायत तो मिल रही थी, जिसमें फरोशी का धंधा पौष इलाके में चल रहा था। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में हुई हिंसा के बाद अब निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन पर कैमरे लगे हैं, जिसकी मदद से पुलिस हिंसा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर नजर रख रही है। पुलिस ने कैमरे की मदद से लोगों की छत पर रखे ईंट, पत्थर और हथियार जब्त किए। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से लाखों रुपए लेकर आ रहे प्रॉपर्टी डीलर से लूट की कोशिश की। बदमाशों ने गोलियां चलाई। मिस होने पर वो पुलिस के सामने फरार हो गए। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों ने गाड़ी के शोरूम के कर्मचारी को आंखों में मिर्च डालकर 15 लाख रुपए लूटे। कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने खुफिया विभाग की मदद से छापा मारकर सबको पकड़ा। ये लोग काफी वक्त से यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे। नोएडा पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को 4 दिन से पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा है। बच्चों की माने तो किसी ने उन्हें बहला फुसलाकर चोरी करवाई थी और अब वो फरार थे। बरेली में एक मगरमच्छ खाने की तलाश में बस्ती में पहुंच गया। यहाँ किच्छा नदी से एक मगरमच्छ निकलकर एक किसान के घर में घुस गया। मगरमच्छ देखते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग और पुलिस को इसकी खबर दी गई। कई घंटे तक मगरमच्छ का रेस्क्यू चलता रहा। पूरी दुनिया का चक्कर काटने के दौरान विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान अहमदाबाद और वाराणसी में रुकेगा। अगले साल मार्च में सोलर इंपल्स नाम का ये विमान अबू धाबी से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा, जहां से सीधे बनारस के लिए रवाना होगा।